कक्षा 12 बही खाका एवं लेखा शास्त्र। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। नियम नंबर 3। प्यारे बच्चों, आज हम नियम नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, उसे लाभ हानि में हिस्सा फर्म के सभी पुराने साझेदार नहीं बल्कि कोई एक साझेदार ही देता है, तो ऐसी स्थिति में ख्यात का लेखा और नए लाभ हानि अनुपात की गणना कैसे की जाती है, एक प्रश्न के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। प्रश्न दिया जा रहा है। प्रश्न 1 है 31 मार्च 2010 का ए और बी का जो 2/3 और 1/3 के अनुपात में लाभ और हानि बांटते हैं का निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। चिट्ठा बनाया गया है। पूंजी और दायित्व रकम। पूंजी खाता ए की 15,000 रुपए, बी की 10,000 रुपए, योग 25,000 रुपए। लेनदार 32,950। संपत्ति और जायदाद रकम लिखी गई है। भवन 25,000 रुपए, मशीनरी 17,500 रुपए, स्टाफ 10,000 रुपए, देनदार 4,850 रुपए, रोकड़ 600 रुपए। संपत्ति का योग है 57,950, दायित्व का योग है 57,950, दोनों का योग बराबर है। नीचे जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वे सी को साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर लेने को राजी हुए। शर्त नंबर 1 है सी को फर्म में 1/4 हिस्सा जिसे उसने ए से खरीदा के लिए 7,500 रुपए पूंजी के रूप में तथा 3,000 रुपए ख्यात के लिए लाना था। शर्त नंबर 2 है स्टाफ एवं मशीनरी का मूल्य 5% से घटाया गया। तीसरा शर्त है भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। चौथा पॉइंट है पेटेंट जिसे पुस्तकों में नहीं दिखाया गया था का मूल्यांकन 3,000 रुपए किया गया। लास्ट पॉइंट है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन करना है। आवश्यक खाते तथा फर्म का चिट्ठा बनाइए। यार बच्चों, आपको ये पहचान जो सबसे अंत में लिखा गया है, लास्ट पॉइंट लिखा है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन है, तो हम समझ जाएंगे कि यह नियम नंबर 3 का प्रश्न है। हम क्या करते हैं, नियम नंबर 3 का अनुपालन करते हुए हम प्रश्न को हल करते हैं। अर्थात जिसमें क्या करना पड़ता है, पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों की पूंजी खाते, रोकड़ खाता और फर्म का नया चिट्ठा बनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, नए अनुपात की गणना भी करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं प्रश्न में ये नियम नंबर 3 का सवाल इसलिए है क्योंकि पहचान हम देख रहे हैं नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की नई पूंजी का समायोजन करना है। या कभी कभी प्रश्न में यह वाक्य भी लिखा जा सकता है सब साझेदारों की पूंजी खाते लाभालाभ अनुपात में कर दिए जाएं, तो हम समझ जाएंगे यह नियम नंबर 3 का सवाल होगा, जो कि नियम नंबर 3 का अनुपालन करते हुए हम प्रश्न को हल करेंगे। आइए यहाँ जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, परिवर्तन यह है कि सी को फर्म में 1/4 हिस्सा जिसे उसने ए से खरीदा। फर्म में 2 साझेदार देख रहे हैं, 31 मार्च का ए और बी जो 2/3 1/3 के अनुपात में लागू बांटते हैं। 2 साझेदार हैं, लेकिन जो नया साझेदार फर्म में आ रहा है जिसको हम सी कह रहे हैं, उसको लाभ हानि हिस्सा ए और बी दोनों नहीं दे रहे हैं बल्कि केवल ए दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ख्यात की जो राशि सी ने दिया है उसका जिम्मेदार कौन होगा, केवल ए होगा। उसमें बी कोई हिस्सा नहीं पाएगा क्योंकि बी सी के पक्ष में लाभ हानि में कोई त्याग नहीं किया है। इसलिए सी में कुल धनराशि का उपयोग कौन करेगा, आप जानिए ए करेगा। क्योंकि ए सी को लाभ हानि में हिस्सा दिया हुआ है, इसलिए संपूर्ण ख्यात की राशि को ए अपने पूंजी खाते में बांट लेगा। अब आगे देखिए, हम प्रश्न को हल करते हैं। पहले कौन सा खाता बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहले हम बनाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं
पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, स्टॉक मशीनरी का मूल्य 5% से घटाया गया, संपत्ति के मूल्य में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आवश्यक होगा। तो पहले बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका दूसरा नाम होता है आर मीन्स अथवा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। हिंदी में कहते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि समायोजन खाता। अब इस खाते को हम बना रहे हैं, ये खाता आपको बताया गया है लाभ हानि खाते की तरह बनता है। ये बायां भाग हुआ, इधर बायां भाग हुआ, इसको बाईं तरफ कहते हैं डीआर मीन्स डेबिट अमाउंट, इधर दाईं तरफ कहते हैं क्रेडिट पार्टिकुलर अमाउंट। बाईं तरफ भी लिख दीजिए पार्टिकुलर। आइए पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, स्टॉक एवं मशीनरी। स्टॉक देख रहे हैं 10,000 रुपए का है, तो स्टॉक 10,000 रुपए का है, इसमें 5% इसका मूल्य कम हो गया तो 5/100 किया जाएगा। अब हम देखेंगे 2 शून्य कट गया, 500 रुपया किसके मूल्य में कमी आई, स्टॉक के मूल्य में। तो इसका देखा यहां पर करिए टू स्टॉक अकाउंट, इसके मूल्य में 500 रुपए की कमी हो गई। यह खर्च के लिए हानि है, जिसे क्या किया गया है, रीवैल्यूएशन में डेबिट किया जा रहा है। डेबिट माने होता है लाभ से उसको पूरा कर लेना, लाभ से उसको पूरा कर लेने का मतलब होता है जो हानि हो रही है उसको लाभ से पूरा कर लिया जाए। दूसरी संपत्ति है मशीनरी। मशीनरी कितने रुपए की है, 17,500 रुपए की मशीनरी है, गुणे 5/100 करेंगे, 5×5=25, हासिल आएगा 2, 5×7=35, 237, हासिल आएगा 3, 5×5 3 8, यानी टू मशीनरी अकाउंट, इसके मूल्य में 875 रुपए कमी आई, ये फर्म के लिए हानि है। अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं, भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। भवन देखिए लिखा है 25,000 रुपए का, 25,000 रुपए भवन के मूल्य में 10% की वृद्धि है, अर्थात कितना मूल्य बढ़ गया, 2500 रुपया बढ़ गया। यह फर्म के लिए लाभ है। इसका लेखा कहां पर करना होगा, रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करना होगा। तो लिखा जाएगा बाई बिल्डिंग इसका मूल्य 2,500 रुपए से बढ़ गया। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम, पेटेंट जिसे पुस्तकों में नहीं दिखाया गया था का मूल्यांकन 3,000 रुपए किया गया। अब देख रहे हैं पेटेंट का मूल्य 3,000 रुपए है, इसका मूल्यांकन 3,000 रुपए लगाया गया। एक पेटेंट गायब हो गई थी, वो हमको मिल गई, तो फर्म के लिए लाभ है। तो लिखेंगे यहां बाई पेटेंट, बाई पेटेंट अकाउंट 3,000 रुपए इसका मूल्य बढ़ गया, ये फर्म के लिए लाभ है। एक संपत्ति जो गायब हो गई थी वो हमको मिल गई, वो फर्म के लिए लाभ माना जाएगा। अब देखिए सभी संपत्तियां जिसके मूल्य घटे और बढ़े उनका लेखा रीवैल्यूएशन से कर लिया गया। अब हम दोनों तरफ का योग करेंगे तो 0.05 3 तो 5 5,500 रुपया ये लाभ पक्ष का योग है, और 5,500 रुपए का योग यहां भी कर लें, 5,500 रुपए का योग इधर भी कर दिया गया। यहां लिखेंगे
टू प्रॉफिट अकाउंट अर्थात लाभ खाते का कितना लाभ हमको मिला है 5500 रुपए लाभ में से क्या करिए इस हानि को जोड़ के घटाइए तो 5 हुआ, इसके नीचे 5 लिखा गया, 10 में से 5 के 5 होगा, यहाँ 9 है, 9 में से 7 के कितना होगा 2 होगा, 8 5 13, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 है, 4 में से 3 का 1 होगा, और यहाँ देख रहे हैं यहाँ 5 है, 5 में से कितना होगा 4125 रुपए का लाभ आपको मिला। ये लाभ क्या करिएगा टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल में ये लाभ बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा 2 अनुपात, देखें 2/3 है 1/3 है, 2 अनुपात 1 में इसको बांटा जाएगा अर्थात 2/3 1/3। आइए लाभ को बांट दिया जाए 4125 रुपए का लाभ आया, इसको हम 2/3 में बांटते हैं, 3 एक 3 1 आया, 11 बना, 3 त्रिका 9, 2 आया, 22 हुआ, 3 सत्ते 21 हुआ, 3 पचे 15 हुआ, इसको गुणे 2 कर दीजिए, 2 पचे 10 हासिल रहेगा 1, 2 से 14 है 15 हासिल रहेगा 1, 2 3 6 7 और 2 1375 रुपए का लाभ भी पाएगा, 2750 रुपए का लाभ कौन पाएगा ए पाएगा। यहाँ लिखा गया 2750 रुपए का लाभ ए पा रहा है, 1375 रुपए का लाभ बी पा रहा है। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे बनाई जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू स्टॉक अकाउंट टू मशीन अकाउंट बीइंग एसेट्स डेप्रिसिएटेड। अगला देख रहे हैं जो इधर लेखा बनाया गया है बिल्डिंग अकाउंट डीआर पेटेंट अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग एसेट्स एप्रिसिएटेड। एक लेखा होना है जो लाभ को बांटने का लेखा हो रहा है, उसका लेखा बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू ए एंड बी कैपिटल। प्यारे बच्चों ये एंट्री आपको बताई गई, ये कौन सा खाता बनाया गया रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 4125 रुपए का लाभ मिला, जिसे क्या किया गया ए और बी में उनके लाभ के मुकाबले बांट दिया गया। प्यारे बच्चों ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, इसकी एंट्री बता दी गई। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम इसमें नया अनुपात निकालेंगे, क्योंकि यह नियम नंबर 3 का सवाल है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना आवश्यक हो जाता है। इसको मिटा दे रहे हैं। अब आप देखेंगे चूंकि ये प्रश्न नियम नंबर 3 का है, इसलिए आपको पहले क्या करना होगा नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना होगा। क्या लिखेंगे हम नया लाभ हानि अनुपात। तो अब आप यहां देख रहे हैं सी को फर्म में 1/4 हिस्सा जिसे उसने ए से खरीदा, केवल ए क्या कर रहा है सी के पक्ष में लाभ हानि का परित्याग कर रहा है, उसको लाभ में हिस्सा दे रहा है, इसलिए केवल ए का लाभ हानि खाता प्रभावित होगा, बी का लाभ हानि खाता प्रभावित नहीं होगा। तो लिखेंगे यहां पर हम ए का लाभ हानि अनुपात ऋण सी को लाभ में दिया गया हिस्सा। आप यहां देख रहे हैं ए का लाभ अनुपात क्या है 2/3, तो 2/3 ऋण सी को क्या दिया जा रहा है 1/4 हिस्सा दिया जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे 2/3 ऋण 1/4 करेंगे। तो ये कैसे निकाल पाएंगे आप 2/3 ऋण 1/4 करना होगा आपको। इसका हम तिर्यक गुणा कर लें। तिर्यक का मतलब है इसमें इसमें गुणा इसमें इसमें गुणा कर रहे हैं आप। तो 4 दूनी 8 3 के 3 बटे 4 के 12 हो गए। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? 4 दूनी 8 यहां लिखा गया, 3 1 के 3 ऋण 3 लिखा गया और 4 3 12 यहां 12 लिखा गया। घटा दीजिए इसको आप। 8 में 3 के कितना होगा 5/12 है। ये बचा भाग किसके पास है? बचा भाग ए के पास है। बचा भाग ए के पास आप देख रहे हैं तो ये बचा हुआ भाग ए के पास होगा, क्योंकि 1/4 भाग का परित्याग इसने सी के पक्ष में कर दिया है। अब आप देखेंगे, अब हम क्या करेंगे यहां लिखेंगे ए का बचा भाग बराबर कितना होगा 5/12। अब लिखेंगे बी का लाभ हानि कितना है 1/3 का भागीदार है। देखिए 1/3 लिखा है। बी का लाभ हानि 1/3 है। इसको हमें क्या करना है? अब देखिए ए का अंश 5 है, हर 12 है। 1/3 को भी क्या करेंगे हम, इसके भी हर को भी 12 करना है। तो 12 कैसे कर पाएंगे हम? 4 3 12 होता है। तो 1/3 गुणे 4 करोगे, जिस संख्या से नीचे गुणा उस संख्या से ऊपर भी गुणा होता है, इसलिए 4 को ऊपर भी लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं 4 1 के 4 4 3 12, ये बी का ए का निकला, ये बी का जो है नया अनुपात आ रहा है। और सी का लाभ हानि, सी का अनुपात देख रहे हैं 1/4 है, तो 1/4 यहां लिखा जाएगा। इसका भी हमें बराबर करना है, इसका भी हमें 12 करना है, क्योंकि ए का हर 12 है, बी का हर 12 है, तो सी का भी हर 12 करना होगा। ये कैसे हो पाएगा? 1/4 में हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 3 12 होता है। तो इसलिए 4 3 12 जिस संख्या से नीचे गुणा उस संख्या से ऊपर भी गुणा होगा, तो 3 यहां पे लिखा जाएगा। तो 3/12 इसी का अनुपात आ रहा है। अब आप देखिए ए का बचा भाग 5/12 है, इसमें हमें बी और सी का अनुपात हमें समायोजन करना है। तो हम कैसे कर रहे हैं? 1/3 का भागीदार बी है और इसका भी हमें 12 करना है। 12 करने के लिए हमें 3 4 12 करना होता है। तो जिस संख्या से नीचे गुणा उस संख्या से ऊपर भी गुणा करते हैं, तो 4/4 लिखा गया। 4/12 है और सी का लाभ हानि अनुपात हिस्सा है 1/4। इसका भी हमें क्या करना है? 12 करना है। 12 कैसे कर पाएंगे आप? 4 3 12 होता है, तो 3 से गुणा करना होगा। जिस संख्या से नीचे गुणा उस संख्या से ऊपर भी गुणा होता है, तो 3/3 किया गया, 3/12 इसी का आया। अब हम कह सकते हैं 5:4:3, अर्थात 5 4 9 3 12। अगर 12 रुपए का लाभ भविष्य में होगा तो 5 रुपए ए लेगा, 4 रुपए बी लेगा, 3 रुपए सी लेगा। ये क्या निकल गया? ये नया लाभ हानि अनुपात निकल गया। अब देखेंगे ये आपका है नया लाभ हानि अनुपात। अब देखिए ये जो नया अनुपात आपका आया हुआ है, इसी में हमें क्या करना है? पुराने साझेदारों की नई पूंजी की जानकारी भी करनी होगी। चूंकि यह नियम नंबर 3 का सवाल हुआ, इसलिए नया अनुपात आपको पहले ही निकालना पड़ता है। इसी में क्या करते हैं? नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की नई पूंजी की जानकारी की जाएगी। आइए हम अनुपात निकाल लिए हैं। अनुपात जो निकला है 5:4:3 निकला हुआ है। इसी में हम क्या करेंगे? पूंजी का समायोजन करेंगे। तो ये अनुपात समझ आ गया आपको? इसको मिटा रहे हैं। अब हम करेंगे
पूंजी की गणना। पुराने साझेदारों की नई पूंजी की गणना। अब आप देख रहे हैं इसमें नया जो साझेदार वाले करने आ रहा है वो सी आ रहा है। कितने का भागीदार है? 1/4 का। कितनी पूंजी दे रहा है? 7,500 रुपए की। यहां लिखेंगे हम, चूंकि 1/4 भाग के लिए 1/4 भाग के लिए सी की पूंजी बराबर होगी 7,500 रुपए। इसलिए एक भाग के लिए सी की पूंजी क्या होगी? 7,500 गुणे 4/1 कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम? 1/4 भाग छोटा होता है, एक भाग बड़ा होता है। यदि 1/4 भाग के लिए सी 7,500 रुपए की पूंजी लाता है, अगर उसको हम पूरे भाग का भागीदार बना दें तो कितना पूंजी रख देगा वो? 7,500 का 4 गुना पूंजी हमको रख देगा वो। इसलिए एक भाग बड़ा होता है, 1/4 भाग छोटा होता है, इसलिए 7,500 का 4 गुना पूंजी हमको रख देगा। अगर उसको हम फर्म का होल साझेदार बना दें, इसलिए संख्या को हम पलट देते हैं। इसलिए अब देखिए जो नया अनुपात है इसको हम 5/12, 4/12, 3/12 कहेंगे। ए का अनुपात है, ए बी का है, ए सी का है। अब आप देखिए, अब लिखेंगे हम, चूंकि इस नए अनुपात में हम ए की पूंजी की जानकारी करेंगे, लेकिन नए अनुपात में करेंगे, इसलिए लिखेंगे हम 5/12 भाग के लिए ए की पूंजी। ए की पूंजी क्या हो जाएगी? लिखेंगे 7,500 गुणे 4/1 गुणे 5/12 करोगे। 4 कट गया, 4 3 12 हो गया, 3 काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 25 आया। ये कट गया। 25 गुणे 5 कर दीजिए तो 12,500 रुपया एक की नई पूंजी निकल करके आ रही है। अब फर्क में ये को कितनी पूंजी रखनी है? 12,500 की पूंजी रखना होगा। पुनः लिखेंगे हम, इसलिए 4/12 में बी की पूंजी को निकाल लीजिए, जो नया अनुपात है 4/12 भाग के लिए बी की पूंजी बराबर क्या होगी? 7,500 गुणे 4/1 गुणे क्या होगा? 4/12 लिखना होगा। 4/12, 4 3 12, 3 से कटा गया 7,500, 25 आया। 25 चौका होता है 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए देखिए हो गया ये बी के हिस्से की पूंजी, जो नई पूंजी आ रही है। इसको फर्म में कितना रखना है? 10,000 की पूंजी रखना है। सी की पूंजी नहीं निकालना है, क्योंकि सी की पूंजी को बेस बनाया गया है। उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं? ए और बी की नई पूंजी का हम पता कर रहे हैं। तो नियम नंबर 3 क्या होता है? नए साझेदार की पूंजी बेस होती है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? पुराने साझेदारों की नई पूंजी का हम पता कर लेते हैं। जैसा यहाँ देख रहे हैं, पता किया गया। ए की पूंजी 12,500 रुपए की आ रही है, बी की पूंजी 10,000 रुपए की आ रही है। यही पूंजी हम कहाँ दिखाएंगे? पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में टू बैलेंस सीडी करके दिखाएंगे, और यही पूंजी आगे बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में चली जाएगी। तो देखिए, ए की पूंजी 12,500 हुई, बी की पूंजी 10,000 हुई, सी की पूंजी यहां लिखी ही गई है। ये पूंजी खाता नई पूंजी को निकाल दिया हमने। पुराने साझेदारों की नई पूंजी की जानकारी हम कैसे कर पाए? लिखते हैं, चूंकि 1/4 भाग के लिए सी 1/4 का ही भागीदार है, 1/4 भाग के लिए 7,500 की पूंजी हमको दे रहा है। अगर उसको हम पूरे भाग का भागीदार बना दे, होल कर दें फर्म को, उसको हम, तो क्या करेगा?
7,500 का 4 गुना पूंजी हमको ला देगा वो। इसलिए संख्या को हम पलट देते हैं, क्योंकि एक बड़ा होता है 1/4 छोटा होता है। इसलिए नए अनुपात में पुराने साझेदारों की नई पूंजी क्या हो जाएगी? 7,500 गुणे 4/1 गुणे 5/12 किया गया। काटने पर 12,500 की पूंजी एक ही निकल आ रही है। फिर देख रहे हैं 4/12 क्या है? ये नया अनुपात बी का है। इस नए अनुपात में बी की पूंजी क्या हो जाएगी? 7,500 गुणे 4/1 गुणे 4/12 किया गया, काटा गया तो 10,000 रुपए की पूंजी ये बी की निकल के आ रही है। अब इस पूंजी को हम पूंजी खाते में दर्शाएंगे। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पन्ने को 2 भाग में कर दिया जाए। देखिए पन्ने को 2 भाग में कर दिया गया। बाईं तरफ आप डेबिट लेते हैं, दाईं तरफ आप क्रेडिट लेते हैं। प्रत्येक पक्ष में कितने खाने बनेंगे? 3 साझेदार हो गए, एक खाना अलग से होगा विवरण के लिए। तो एक खाना आप बनाएंगे यहाँ पार्टिकुलर का हुआ, एक कॉलम ए का हुआ, एक कॉलम बी का हुआ, ए बी सी, ये हुआ पार्टिकुलर। पार्टिकुलर इधर दो ही खाने बनाए जाएंगे, पार्टिकुलर और ए बी सी, ए बी सी। आइए पूंजी खाता देख रहे हैं। ए की पूंजी 15,000, बी की पूंजी 10,000 रुपए। ये पूंजी कहां लिखी है? पूंजी क्रेडिट होती है, इसलिए कहां लिखेंगे इसको? हम पूंजी खाते में क्रेडिट करेंगे। इसको यहां 2 बार मिलाएंगे तो लिखा जाएगा बाई बैलेंस बीडी। पूंजी का पिछला शेष आए। ए की पूंजी 15,000 रुपए की है, बी की पूंजी 10,000 रुपए की है, सी की कोई पुरानी पूंजी नहीं है, क्योंकि सी अभी नए के रूप में आ रहा है। अभी देखिए उस पर लाभ आपको मिला था, रिवैल्यूएशन अकाउंट को लाभ मिला है। ए को 2750 रुपए का लाभ, बी को 1375 रुपए का लाभ हुआ है। यहाँ लिखेंगे बाई रिवैल्यूएशन, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट माने लाभ के नाते ये लेखा किया जा रहा है 2750 रुपए ए को मिला है, 1375 रुपए ये बी को मिला है, सी को कोई नहीं पाएगा क्योंकि सी नए के रूप में आ रहा है। अभी इसमें कोई लाभ में हिस्सा नहीं पाएगा। अब जब लाभ होगा, भविष्य में कोई लाभ होगा, तब उसमें सी हिस्सा पाने का हकदार होगा। पुरानी फर्म में जो भी लाभ होगा उसके जिम्मेदार केवल पुराने वाले ही होंगे। अब देखिए सी कितना ख्याति आपको दे रहा है? 3,000 रुपए ख्याति आपको दे रहा है, लेकिन सी द्वारा दी गई ख्याति ये कौन पाएगा? इसमें केवल ए पाएगा, क्योंकि ए ने क्या किया है? अपने लाभ अनुपात से सी के पक्ष में क्या किया है? बी त्याग नहीं किया है, इसलिए बी ख्याति में कोई हिस्सा नहीं पाएगा। यहां लिखेंगे बाई गुडविल, बाई गुडविल 3,000 रुपए की ख्याति केवल ए पा जाएगा, बी कुछ नहीं पाएगा, सी तो पाने का कोई सवाल ही नहीं है। सी द्वारा दी गई ख्याति ए ने उसको अपने पूंजी खाते में लिख दिया, अर्थात पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया। बी खाते में कोई हिस्सा नहीं पाया, क्योंकि बी लाभ हानि से कोई परित्याग सी के पक्ष में नहीं किया है, इसलिए बी इसमें खाते में कोई हिस्सेदारी नहीं निभाएगा, नहीं पाएगा। अब आप देख रहे हैं अभी सवाल जो अभी जो पुरानी पूंजी, अभी जो नई पूंजी निकाले हैं हम, ए की पूंजी 12,500 है, बी की पूंजी 10,000 रुपए है। इस पूंजी को हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। यहां लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। ए की पूंजी 12,500 रुपए की होगी, बी की पूंजी 10,000 रुपए की होगी। अब सबसे नीचे लिखेंगे हम बाई
कैश अकाउंट। अब देखिए सी हमारे खत में आया है 7,500 की पूंजी दे रहा है, तो सी वाले कॉलम में लिखिए रोकड़ के माध्यम से क्या पूंजी दिया आपको 7,500 रुपया। एंट्री बनाई गई थी कैश अकाउंट या टू सी कैपिटल, तो लिखा गया बाई कैश, सी के कॉलम में 7,500 की पूंजी लिखी गई। अब हम क्या करेंगे, पूंजी को जोड़ लेंगे, इस नई पूंजी से पुरानी पूंजी की हम तुलना करेंगे, देखते हैं साझेदार फर्म में पूंजी लाएगा कि पूंजी ले जाएगा। अब हम जोड़ते हैं, चूंकि इधर का पक्ष अधिकार देख रहे हैं, सी का 7,500 रुपया, बी का है 5, 7, 3, 1, 11,375 रुपया, 0, 5, 7, 5 को 7 3 10, 20,775 रुपए की पूंजी खाते का क्रेडिट शेष एक आया। यही पूंजी हम इधर भी लिख लें, 20,750, 11,375 ए बी की पूंजी का क्रेडिट शेष है, 7,500 सी की पूंजी का शेष है। इसमें से ये जो क्रेडिट शेष आता है, इसमें से डेबिट शेष घटाइए। आप देख रहे हैं क्रेडिट पक्ष अधिक है, डेबिट पक्ष कम है, तो कितना कम होगा देख लीजिए। यहां लिखेंगे हम टू करेंट अकाउंट, टू करेंट अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि फर्म में देख रहे हैं कैश केवल 6 होती है। ऐसे में क्या होगा, पुराने साझेदार माने ए और बी की जो पूंजी अतिरिक्त निकल करके आएगी, इसका भुगतान करना संभव नहीं है। इसलिए फर्म क्या करेगी, इनकी जो अतिरिक्त पूंजी आएगी उसको फर्म में एक चालू खाता खोल देगी और क्या करेगी, चालू खाते में उनको ब्याज दे करके फर्म उनको संतुष्ट करती रहेगी, और जब फर्म में कैश उपलब्ध हो जाएगी तो इनकी अतिरिक्त पूंजी का भुगतान कर दिया जाएगा। तब तक क्या होगा, वही में एक खाता खोला जाएगा जिसका नाम क्या होगा, चालू खाता। तो ये चालू खाता क्या होगा, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाया जाएगा, क्योंकि ए और बी की जो अतिरिक्त पूंजी आ रही है उसका भुगतान अभी नहीं किया जा रहा है। इसका भुगतान जब होगा जब फर्म में कैश उपलब्ध हो जाएगी। आगे देखते हैं, घटाइए इसमें यहां से, एक क्रेडिट शेष है एक डेबिट शेष है, तो कितना अधिक पूंजी आ रही है घटाने से मालूम हो जाएगा। 0 में से 0 गए 0 होगा, 5 यहां लिखा है तो 5 आ जाएगा, यहां देखा 5 इसके नीचे 5 लिखा गया तो 2 आ जाएगा, 5 को 7 होता है, और यहाँ 2 है, यहाँ 10 बन गया, 2 गए 8 होगा। 8,250 की पूंजी ए की अतिरिक्त निकल रही है, जिसको इसे भुगतान करना था फर्म को, लेकिन फर्म के पास कैश नहीं है, इसलिए इसका भुगतान अभी संभव नहीं है, इसलिए इसको चालू खाते में रखा जा रहा है। आगे यहाँ बताते हैं, 0 के नीचे 5 यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 है तो 7 हो जाएगा, 3 है 3 हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं 1 होगा। अब ये कितना है, 1,375 रुपया आप देख रहे हैं, ये बी की अतिरिक्त पूंजी आ रही है, क्योंकि बी का क्रेडिट बैलेंस है 11,375 रुपया, डेबिट शेष है 10,000 रुपया, तो अतिरिक्त जो पूंजी आई है वो 1,375 रुपए की आई है, जिसको बी को इतना भुगतान करना था, ए को इतना भुगतान करना था, लेकिन फर्म में कैश उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी भुगतान करना संभव नहीं है। तब तक के लिए क्या हो रहा है, वही में एक खाता खोला जा रहा है जिसको हम कहते हैं चालू खाता। तो इनकी पूंजी के शेष को चालू खाते में रख दिया जा रहा है, इनको ब्याज दे करके संतुष्ट किया जाता रहेगा तब तक जब तक कि फर्म में कैश उपलब्ध नहीं हो जाती है। तो ये देखिए, ये बन गया पूंजी खाता। अब हम ये देख रहे हैं कि फर्म में ए को 12,500 की पूंजी रखना है, बी को 10,000 की पूंजी फर्म में रखना है, और सी की पूंजी 7,500 जो आई है वो तो रहेगी ही, इसलिए अब ये पूंजी हम बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। और ये हम देख रहे हैं, इसको भी दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए दायित्व है, लायबिलिटी है, इसका भुगतान ए और बी को जो करना था अभी नहीं किया गया है, इसलिए यह दायित्व हुआ, जो चिट्ठी के दायित्व में दिखाया जाएगा।
करंट अकाउंट के रूप में दिखाया जाएगा। यार बच्चों, ये हमारा पूंजी खाता बन गया। तो हम क्या पाए, अब देखिए नई पूंजी से क्या किया गया है, पुरानी पूंजी की तुलना की गई। हम दोनों में क्या पाए, ए की पूंजी का क्रेडिट बैलेंस 8,250 रहा, बी की पूंजी का क्रेडिट बैलेंस 1,375 रुपया रहा। क्रेडिट माने क्या होता है, ड्यू टू दैट, उनको दिया जाना है लेकिन अभी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि फर्म में कैश उपलब्ध नहीं है। इसलिए अब हम पूंजी खाता बनाए और जिसके परिणाम से हमको पता किए कि पुरानी पूंजी और नई पूंजी में क्या अंतर पाए हम, तो परिणाम अंतर हमको ये मिला है 8,250 की पूंजी का भुगतान ए को करना है और 1,370 रुपए की पूंजी का भुगतान बी को करना है। लेकिन अभी संभव ये नहीं है कि फर्म में कैश उपलब्ध नहीं है। ये पूंजी खाता बन गया। अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट। चूंकि आप देख रहे हैं सी फर्म में प्रवेश किया है, अपने हिस्से की पूंजी नकद दिया है, खाद भी नकद दिया है, इसलिए कैश में परिवर्तन हुआ है। लेकिन कैश अधिक नहीं है, काम चलाऊ कैश है, इसलिए इसे अतिरिक्त पूंजी का भुगतान करना संभव नहीं था, इसलिए ए और बी की पूंजी का भुगतान नहीं किया गया। कैश अकाउंट। अब आप देख रहे हैं डेबिट शेष, क्रेडिट शेष। डेबिट में क्या होता है, समस्त प्राप्तियां लिखी जाती हैं, पार्टिकुलर एएमटी अमाउंट, पार्टिकुलर और यहां लिख दीजिए अमाउंट एएमटी। अब आइए देखिए रोकड़ 600 की है, इसको यहां पर उतार लाइए। रोकड़ के डेबिट पक्ष में पुरानी कैश को उतारेंगे हम, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, रोकड़ का पिछला शेष लाए। 600 की कैश पहले से फंड मौजूद है और जो कैश पा रहे हैं सी 7,500 की पूंजी दे रहा है, तो कैश अकाउंट बीआर टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल लिखा गया। ये कितना पूंजी दिया नकद आपको, 7,500 की पूंजी नकद दिया। कितनी छाप नकद दिया है, 3,000 रुपए। टू गुडविल अकाउंट, सी द्वारा की गई ख्याति ये है 3,000 रुपए, 3,000 रुपए लिखा गया। कुल कैश हमारे पास हो गई 0 0 6 5 11 7 3 10 11,100 रुपए कैश हो गई। इतना कैश घर में रहना जरूरी भी है, इसलिए यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। शेष आगे ले गए 11,100 रुपए की कैश हमारे फर्म में हो गई, तो 11,100 रुपए की कैश, इसको हम चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। यही कैश हमारे लिए वर्किंग कैपिटल होगा, इसलिए यह कैश हमारे फर्म में रहना जरूरी भी है। कैश कौन बन गया, डेबिट में समस्त प्राप्तियां लिखी जाती हैं, क्रेडिट में समस्त भुगतान दिखाए जाते हैं, लेकिन कोई भुगतान नहीं है, इसलिए कोई लेखा यहाँ पे नहीं किया गया। सब प्राप्ति है, प्राप्ति का शेष आगे ले जाया गया। अब हम बैलेंस शीट बना देते हैं। अंतिम प्रक्रिया हमारी है न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन। प्यारे बच्चों, जानते हो बाईं तरफ क्या होता है, लायबिलिटी एंड कैपिटल होता है, दाईं तरफ क्या होता है, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स होता है। तो लायबिलिटी एंड कैपिटल, यहां एएमटी मींस अमाउंट हो जाता है, प्रॉपर्टी एंड एसेट्स अमाउंट एएमडी। अब देखिए यहां लिखा है लेनदार, तो लिखेंगे क्रेडिटर
लेनदार हमारे हैं 32,950 रुपए। इसके बाद देखिए अभी करंट अकाउंट बनाया गया था, तो यहां लिखेंगे करंट अकाउंट ए बी का 8,250 रुपए का करंट अकाउंट का शेष ए का गया था और बी का 1,375 इधर कैश लिखेंगे कैश देखिए कितना है 11,100 रुपए की कैश आई है। इसके बाद देखिए बिल्डिंग बिल्डिंग आपका है 25,000 रुपए। 25,000 में ऐड करिए एप्रिसिएशन, हम का मूल्य बढ़ गया था कितना देखिए 2500 बढ़ा है 2500, तो कितना हो गया 0,0,5 527 27,500 हो गया। और इसके बाद मशीन लिखेंगे, मशीन आपका है 17,500। इसमें देखिए कितने रुपए कमी आई है 875 रुपए, इसका मूल्य कम हो गया, तो लेस करेंगे डीईपी 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 14 में से 8 गए 6 होगा और 16,625 रुपया ये होगा। इसके बाद देखिए स्टॉक देखिए 10,000 रुपए का है, अंदर लिखा जाएगा। इसमें 500 रुपए की कमी आई, लेस करेंगे डीईपी, तो ये होगा 9,500 रुपए। स्टॉक का मूल्य रह गया। देनदार डेटर्स, इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, 4,850 रुपया लिखा जाएगा। इसके बाद देखिए पेटेंट, जिसका मूल्य 3,000 लगाया गया, पेटेंट का मूल्य 3,000 रुपया हो गया। अब देखिए कैपिटल ए बी सी का, ए का देखिए कितना हुआ 12,500, बी की पूंजी है 10,000, सी की पूंजी है 7,500। जब ऐसी पूंजी देख रहे हैं क्या है, एक की पूंजी देखिए 10,000 है, एक की पूंजी 10,000 क्रेडिट में, और उसको लाभ मिला था कितना मिला था 27,1375 रुपया, 1,375 ये मिला था। 5 7 3 11 375 1,375 रुपया होगा। ये जो यहाँ करंट अकाउंट आएगा वो 1,375 रुपया होगा, राइट। अब देखिए ये पूंजी भी लिख दिया गया है, इधर संपत्ति भी लिख दिया गया है। जोड़ते हैं 5 5 5 10 17 घंटे जाएगा 1 10 12 3 15 5 20 5 25 घंटे जाएगा 2 2 2 4 8 4 12 13 15 15 7 22 घंटे जाएगा 2 3 3 5 6 7 72,575 रुपया। 5 7 5 6 6 12 12 5 17 8 25 घंटे जाएगा 2 2 1 3 7 3 10 16
16 25 4 29 3 32 हाथ जाएगा 3 3 1 4 विषय 7 72,575 रुपया आपका संपत्ति पक्ष आया और 72,575 रुपया आपका दायित्व पक्ष आया। प्यारे बच्चों, ये सवाल आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, बैलेंस शीट बनाई गई जिसमें संपत्ति और दायित्व दोनों बराबर आए, इसलिए सवाल आपका ये सही है। थैंक्स।